नमस्कार, आप देख रहे हैं EXT मैथ्स यानी एक्सलेंट साइंस ट्यूटोरियल मैथ्स। मैं इस समय आपको 12th क्लास का मैथ्स का पहला लेसन शुरू करने जा रहा हूं। इस लेसन का नाम है संबंध और फलन, जिसे इंग्लिश में हम रिलेशन एंड फंक्शंस कहते हैं। अभी इसमें रिलेशन फंक्शंस को जानने से पहले हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे सेट यानी कि समुच्चय। हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं सेट क्या है, समुच्चय क्या है। कहा गया है सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। फिर से एक बार सुनिए, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहा जाता है और इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से निरूपित किए जाते हैं। इनके अवयव को ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए ए कोई समुच्चय है तो इनका अवयव ए बी सी डी एवरीथिंग कुछ भी हो सकता है। ये आपका मझोला पोस्ट है, ए बराबर ए बी सी। यहां हम कह सकते हैं कि ए कोई समुच्चय है जिनका अवयव ए बी सी है। अब हम इन्हें लिखते कैसे हैं? आपने देखा ए बराबर ए बी सी, ये ब्रैकेट है। तो इनको क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, ये समुच्चय का नाम हुआ समुच्चय ए, और ये इनके अवयव हैं। इनके 3-4 नाम हैं, अवयव हैं, एलिमेंट हैं, तत्व हैं और सदस्य हैं। 4 नाम हैं। हम इनको लिख सकते हैं ए एलिमेंट ए, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं कि ए कमा ए का अवयव है, या लिख सकते हैं ए का सदस्य है, ए का तत्व है, ए का एलिमेंट है। 3-4 नामों से जाना जाता है। अब बात आती है कि यहाँ जो हमने डॉट डॉट दिया है ये क्या इंडिकेट कर रहा है। इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, a = a b c d। फिर अभी हमने देखा कि a बराबर a b c d, यहाँ पे डॉट डॉट दिया हुआ है। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये डॉट डॉट का मतलब क्या है। तो देखिए, इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, a = a b c d। फिर इसमें क्या अंतर है? देखिए, सेट यहाँ पे अवयव के आधार पे 2 तरह के दिख रहे हैं, एक अपरिमित, एक परिमित। परिमित का मतलब होता है यहाँ पे सेट के नंबर काउंट है, कांस्टेंट है। लिख रहा है यहाँ पे 4 अवयव हैं, यहाँ लिख सकते हैं na = 4, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4, और यहाँ पे लिमिट नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट के आधार पे इन्हें 2 प्रकार के डिवाइड किया जा सकता है, एक अपरिमित और एक परिमित। तो नंबर के आधार पे हो गया। दूसरी बात आती है, लिखने के भी 2 तरीके होते हैं। जिस तरीके में आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है ये जो लिखने का तरीका है इसको रोस्टर विधि कहा जाता है, और दूसरा आता है समुच्चय निर्माण। अर्थात इसी को अगर हम शब्दों में दें समुच्चय निर्माण में, तो लिख सकते हैं ए कोई समुच्चय है, ए कोई समुच्चय है जिसके अवयव x हैं। यानी समुच्चय निर्माण विधि का जब भी हम प्रयोग करेंगे अवयव को x मान लिया जाता है, और x क्या है उनका भी रेपुटेशन देना पड़ता है, जहां x अंग्रेजी के अक्षर हैं। ठीक है, तो इनको हम लिख सकते हैं a बराबर x ऐसा की x, इसको पढ़ते हैं ऐसा की x, ऐसा की x एलिमेंट अंग्रेजी के जो अल्फाबेट हैं, यानी लिख सकते हैं x बराबर a b c d, ये लिख सकते हैं। या लिख सकते हैं a बराबर x ऐसा की x ऐसा की x, और x क्या है? अंग्रेजी के छोटे अक्षर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लिखने के भी 2 तरीके हैं, एक होता है रोस्टर, एक होता है समुच्चय निर्माण। इतना जानने के बाद आपने 11th में ये भी पढ़ा होगा समुच्चयों की संक्रिया, उसमें समुच्चयों का जोड़, समुच्चयों का गुणा, समुच्चयों का घटाव, ये भी पढ़ा होगा। तो अब हमको ये रिलेशन फंक्शन पढ़ने से पहले एक और छोटी सी बात पे हमको ध्यान देनी चाहिए। जैसे मान लीजिए a बराबर 1 2 3 और b बराबर 4
5। ये दो सेट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, दो समुच्चय दिख रहे हैं। तो हम करते क्या है कि A क्रॉस B निकालते हैं। A क्रॉस B कैसे निकलेगा, देख सकते हैं 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। ये आपका A क्रॉस B हुआ। अब होता क्या है कि हमारे पास एक और समुच्चय दे दे, R इक्वल टू सपोज करिए वो दिया है 1 5 3 4 या 2 5 3 4, ये आपको दिया हुआ है। A बराबर 1 2 3, B बराबर 4 5 और A क्रॉस B आपको नहीं भी दे बट R इक्वल टू इतना दिया है। अब आपको बताना है कि A से B में रिलेशन है कि नहीं। तो रिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है कि यदि R उप समुच्चय A क्रॉस B, यानी R को युग्म समुच्चय बोला जाता है। यदि युग्म समुच्चय मेरे पास जो भी हो वो A क्रॉस B का उप समुच्चय हो तो हम बोलते हैं A इज रिलेटेड टू B, यानी A से B में संबंध है। अगर ऐसा नहीं होता है तो संबंध नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि A क्रॉस B में 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 है, जबकि R में 1 5 2 5 और 3 4 है। देख सकते हैं 1 5 इसमें अवेलेबल है, 2 5 यहाँ पे है, 3 4 यहाँ पे है। तो हम कह सकते हैं कि सो A इज रिलेटेड टू D, यानी इस तरह से हम संबंध को दर्शाते हैं। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी जो कि 11th 12th का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक जानकारी की जरूरत थी, जो कि मैंने आपको दिया। कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 12th क्लास के 1.1 मैथ्स को पढ़ने के लिए मुझे सेट की ज़रूरत है, तो मैं सेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दिया था। आज हम फलन, संबंध और फलन पे बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले संबंध को जानना जरूरी है। तो मैंने उस दिन बताया था, सबसे पहले हम संबंध पे बात करें। माना A और B दो समुच्चय है, ये अगर दे देता है तो R कोई युग्म समुच्चय है, R कोई युग्म समुच्चय है तथा R उप समुच्चय A क्रॉस B। यदि R उप समुच्चय A क्रॉस B तो कहेंगे कि A इज रिलेटेड टू B, यानी कि A से B में संबंध है। इसका मतलब हुआ है कि मान लीजिए अगर A बराबर देता है 1 2 3 और B बराबर दिया 4 5, ठीक है, और कह रहा है कि A इज रिलेटेड टू B इस प्रकार है कि B के अवयव A के अवयव के वर्ग हैं। अगर ऐसा देता है तो इसका मतलब हुआ कि A क्रॉस अगर B निकालते हैं तो 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 और 3 5, ये आपके क्रॉस आया A क्रॉस B। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि A इज रिलेटेड टू B इस प्रकार है कि B के अवयव A के अवयव के वर्ग हैं, यानी हमारा A का जो वैल्यू है एक हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 3 9 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट। लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो दिया है उसी का ही उपसमुच्चय होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बीच रिलेशन है। तो ये चीज़ और ये चीज़ तो इसमें आ नहीं सकता, लेकिन 2 4 इसमें आ रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे कि चूंकि 2 4 एलिमेंट R तथा R इज उपसमुच्चय A क्रॉस B, इसलिए A इज रिलेटेड टू B, यानी A से B में संबंध है। अब हम बात करेंगे संबंधों के प्रकार। तो संबंधों के प्रकार के बारे में जब हम जानेंगे तो इनके 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक को बोलते हैं स्वतुल्य समुच्चय, एक होता है
थोड़ा सा हम एक और चीज़ पे गौर कर लें, संबंधों की संख्या पर। नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन, संबंधों की संख्या क्या है। तो मान लीजिए कि आपके पास ए कोई समुच्चय है जिनके अवयव पी हैं, बी कोई समुच्चय है जिनके अवयव क्यू हैं। तो ए क्रॉस बी के यानी ए गुणे बी के कुल उपसमुच्चय की संख्या आएगी 2 की पावर पी गुणे क्यू। क्योंकि उपसमुच्चय को ही ना हम संबंध कहते हैं, तो यहाँ संबंधों की कुल संख्या कहिए या उपसमुच्चयों की कुल संख्या कहिए, आपका निकलेगा। अब यहाँ पे उदाहरण में दे देते हैं, जैसे ए बराबर निकला था 3 4, 2 3 4 मान लीजिए, और बी बराबर निकला है 5 6 मान लीजिए। हम अपने से मान रहे, कोई बुक्स नहीं है हमारे पास। यहाँ पे दिख रहा है ए बराबर 2 3 4, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पी बराबर आपको कितना आ गया 3 1 2 3। आप ये 4 का मतलब ये मत समझिएगा कि अवयव की संख्या यहाँ पे 4 है, 3 अवयव हैं, और यहाँ क्यू के बराबर है 2, यानी कि 5 और 6। आप ये मत समझिए कि 5 6 तो 5 6 लिखना चाहिए, नहीं, 1 2, यहाँ पे 2 अवयव है। तो आपके कुल उपसमुच्चय की संख्या आ जाएगी ए क्रॉस बी बराबर 2 के पावर 3 गुणे 2, यानी कि 2 के पावर 6। यानी हम संबंधों की संख्या की बात करें तो 2 के पावर 6 हमारा आंसर होगा। अब हम इनके टाइप्स की बात करें तो पहला आता है स्वतुल्य। क्षमा चाहूँगा, राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है। स्वतुल्य का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसा समुच्चय हो, यानी दिया रहता है कि R एक स्वतुल्य होगा, R एक स्वतुल्य समुच्चय है। कब? जब R बराबर x, x ऐसा कि एलिमेंट R, यानी x रिलेटेड टू x, यानी दोनों अवयव ऐसे हों कि दोनों के हेरा फेरी करने के बाद या दोनों का कंडीशंस एक ही आए, दोनों अपनी जगह पे सेम आए, तो इसको हम स्वतुल्य बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में देता है कि किसी फैक्ट्री में ए और बी दोनों काम करते हैं, तो क्या ये स्वतुल्य है? तो ए और ए एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं, तो आपका ए और ए चूंकि दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं तो स्वतुल्य का उदाहरण हुआ। अब कह रहा है कि कोई ऐसा दे दे कि ए बी के बराबर है, तो ए के बराबर होता है, यानी ए सेम हो जाएगा। तो ये स्वतुल्य होने का उदाहरण है कि दोनों अवयव, अब आप जान लीजिएगा कि ए और बी कोई भी समुच्चय दे दे और उसमें आर युग्म समुच्चय ऐसा हो कि दोनों अवयव सेम हो। यहाँ पे आर बराबर की जगह पे जैसे आर बराबर आपको दे देता है 1 1 2 2 3 3, तो प्रत्येक कंडीशन में क्या है, दोनों अवयव सेम है, तो ये आपका स्वतुल्य समुच्चय होगा। ठीक है। दूसरे पे अगर हम बात करें, दूसरा होता है सममित। तो सममित होने का मतलब क्या है कि सममित होने का मतलब है ये सममित होगा जब y x एलिमेंट r या x, y एलिमेंट r, यानी हमारे पास एक ऐसा समुच्चय हो, युग्म समुच्चय हो, जिनमें दोनों के अवयव को अगर हम चेंज करें तो रिलेशन में कोई फर्क न आए। जैसे हम कहें कि a, b दो भाई हैं, ठीक है, तो यदि a और b का भाई है, a b का भाई है तो b भी तो a का भाई होगा, यानी a और b लिखें या b, a लिखें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे फंक्शंस को, ऐसे रिलेशंस को हम सममित समुच्चय कहते हैं, सममित संबंध कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है संक्रामक, यानी 3 तरह के होते हैं, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक। संक्रामक में होता क्या है कि आपके पास मान लीजिए कि x, y एलिमेंट R है और y, z
एलिमेंट आर है। ऐसा रिलेशन है कि एक्स और वाई के बीच संबंध है और वाई जेड के बीच संबंध है। तो तीसरा कंडीशन ऐसा होना चाहिए कि एक्स और जेड के बीच भी संबंध हो। अगर ऐसा कोई युग्म समुच्चय देता है तो आप उसे सममित का उदाहरण देंगे, यानी सममित संबंध कहेंगे। यानी इसको लिख सकते हैं कि x इज रिलेटेड टू y, कमा y इज रिलेटेड टू z। तो ऐसा होना चाहिए कि आपका x से z में रिलेशन हो। अब इसके उदाहरण हम क्वेश्चंस में करेंगे जब सवाल हम शुरू करेंगे। एक और आता है तुल्यता। तुल्यता संबंध का मतलब होता है, इसको सिंपली आपको समझना होगा कि जो संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, जब तीनों हो तो उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। तो इस तरीके से आपने संबंध के डिफिनीशंस को जाना। अब हम बात करेंगे नए चैप्टर्स की, यानी 1.1 की। हालांकि अभी तक तो डिफिनीशन 1.1 का ही चल रहा था। अब इनके बहुत सारी संक्रियाएं होती हैं, तत्समक होता है, प्रतिलोम संबंध होता है, तो उन सबका हम फोकस करेंगे चैप्टर पर। ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास चैप्टर्स आते जाएंगे वैसे वैसे हम बात करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 1.1 के पहले क्वेश्चंस को। जैसे कि आप देख रहे हैं स्लाइड पे, पहला क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित, संक्रामक है। यानी हमारे पास जितने भी समुच्चय दिए हुए हैं, यहाँ पे 5 सवाल हैं, पांचों में से हमें चुनना है। क्या ये पहला सवाल तीनों ये तुल्यता को संतुष्ट करता है, यानी स्वतुल्य, सममित, संक्रामक है। दूसरा सवाल में भी क्या ये स्वतुल्य, सममित, संक्रामक है। तीसरा में भी वही, चौथा में भी वही, पांचवा। आज हम लोग को 5 सवाल बताएंगे। तो चलिए, आपके पास बुक होगा, बुक अपने सामने रख करके बैठेंगे तो इस सवाल को डील करने में ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइप नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको सिंपली तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और चूंकि आपके बुक से मिलेगा तो आप ज़्यादा आसानी से इसको हल करेंगे। एनसीईआरटी का आप मैथ निकाल करके सामने रख लीजिए और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित, संक्रामक है। यानी पहला है a बराबर 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट 13, 14। संबंध r इस प्रकार परिभाषित है कि r बराबर x, y ऐसा कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब हम इसका हल करना है। आइए देखते हैं इसका हल। यानी a बराबर कोई समुच्चय दिया हुआ है 1, 2, 3 डॉट डॉट 14 तक। अब r इस प्रकार है कि x, y ऐसा कि 3x माइनस वाई बराबर 0, यानी इस प्रकार का रिलेशन दिया हुआ है। अब हमारा शर्त ये है कि यहाँ पे 3x माइनस वाई कर रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो चूंकि 3x माइनस वाई बराबर 0 पे हमारा स्वतुल्य होने का शर्त क्या है कि दोनों सेम होने चाहिए, x x होना चाहिए या y y होना चाहिए। तो यदि हम x बराबर y मान लें, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, स्वतुल्य होने का शर्त ही है कि दोनों आपका सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे 3x माइनस x करें, क्योंकि y की जगह पे भी हमको x करना है। तो घटाने के बाद क्या आ रहा है जी, 2x आ रहा है। बट रिलेशन क्या कर रहा है कि 3x में से y जाने पे हमारा 0 आना चाहिए, यानी 3x में से x जाने पे हमारा 0 आना चाहिए, बट नहीं आ रहा है। तो लिख सकते हैं कि चूंकि 3x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है। आ रहा है समझ में? नहीं आएगा तो एक बार आप कमेंट करेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा दोबारा आपको वीडियो बता करके या जैसे भी हो समझाने की कोशिश करूंगा। पुनः अगर हम बात करें सममित होने का सर, तो हमारा कंडीशन है कि 3x माइनस वाई बराबर 0 दिया हुआ है। अब हमको सममित होने का शर्त है कि x और y का जगह चेंज कर दें। जगह चेंज करने के बाद भी रिलेशन में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। बट यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर 3y में से x घटा दें तो भी ये 0 नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए। आप कुछ देर के लिए मान लीजिए कि x बराबर आपका 1 है, तो निश्चित तौर पे y बराबर 3 होगा, तभी नहीं इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। आप देखिए 3 एकम 3 में से 3 जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब हम करते क्या है कि 3y की जगह पे क्या माने हैं 3 और माइनस x की जगह 1, तो कितना आ रहा है जी, 8 आ रहा है। नॉट इक्वल टू 0 है ना, इसलिए हम लिख सकते हैं कि 3y माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये सममित नहीं है। अब आता है तीसरा कंडीशन संक्रामक का। तो देखिए आप 3x माइनस वाई बराबर 0 दे रहा है। कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि 3y में से z को घटा दे तो 0 आएगा,
जैसे मान लीजिए कि हमने x की जगह पे 1 माना था, तो 3 गुणे 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3 गुणे 3 तो माइनस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ z की जगह पे क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है ना। अब हम थोड़ा सा देखें कि 3x माइनस जेड यानी 3x की जगह पे 1 और माइनस 9, क्या 0 आएगा? गौर करिए, 1 में से ये माइनस 6 आ रहा है, 0 आएगा ये, तो नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे। इसलिए ये संक्रामक भी नहीं है, अर्थात ये समुच्चय न स्वतुल्य है, न सम्मित है, न संक्रामक है। अगला सवाल दिया है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर x कमा y ऐसा कि y बराबर x प्लस 5 कमा x लेस देन 4, यानी x का वैल्यू 4 से नीचे है, छोटा है। तो हमें यहाँ पे फोकस करना है। दूसरा सवाल है आपके 1.1 का पहले का दूसरा सवाल है, ध्यान दीजिएगा, अपने बुक में निकाल लीजिएगा। अब देखिए, कहने का मतलब है कि हमारा रिलेशन क्या है, y बराबर x प्लस 5। हम जरा सा गौर करें कि अगर x और y को सेम कर दें तो x बराबर x प्लस 5, क्या ये संभव है कि कोई संख्या अपने आपसे 5 अधिक हो जाए? ये संभव नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये स्वतुल्य नहीं है। सेकेंड, इसका कंडीशंस ले लें कि y बराबर x प्लस 5 है, तो अगर हमने कहा कि x और y को चेंज करिए, इसके प्लेस को चेंज करते हैं, तो x बराबर y प्लस 5 संभव है क्या? यानी अगर y बराबर x प्लस 5 निकला था, अगर इमेजिन करिए कि x की जगह पे 1 रख रहे हैं तो y की जगह पे 6 होगा। अब यहाँ पे 1 रखेंगे और 6 प्लस 1 5 11 आ जाएगा। तो 6 और 11 बराबर होंगे क्या? नहीं होंगे ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये सममित भी नहीं है, सममित भी नहीं है। अच्छा देखिए, अधिकतर सवाल में ये होता है कि जो सममित और स्वतुल्य न हो वो संक्रामक भी नहीं होते हैं, 90% क्वेश्चन में ऐसे होते हैं, बट ये सब पे लागू नहीं होता है। तो अब देखिए, y बराबर x प्लस 5 मानते हैं, दिया हुआ है। अब मान लेते हैं कि आपका z बराबर या x बराबर z प्लस 5 मान लीजिए, अर्थात इसको अंकों पे डिवाइड करें, मैंने डिसाइड करें तो निश्चित है कि 6 बराबर 1 प्लस 5 आ रहा है। अब यहाँ पे x निकाले हैं, x की जगह पे 1 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 और इक्वल टू z की जगह पे कुछ भी लिखते हैं तो ये संभव नहीं है, यानी ये थर्ड कंडीशंस को भी फॉलो नहीं करेगा। ये थर्ड कंडीशन ये है कि y बराबर z प्लस 5 नॉट इक्वल टू, ये कंडीशंस को फॉलो नहीं करेगा, इसलिए ये संक्रामक भी नहीं है। इस तरह से आपने दूसरे क्वेश्चंस को देखा, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक नहीं है। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चंस की। तीसरा क्वेश्चन है a बराबर 1 2 3 4 5 6 में संबंध r इस प्रकार है कि x कमा y ऐसा कि y x से विभाजित है, यानी तीसरे क्वेश्चन दे रहा है r बराबर x कमा y ऐसा कि y x से भाज्य है। गौर करिएगा, x से भाज्य है y। तो अब आपको गौर करना है कि आपका y x से भाज्य है, ये रिलेशन है हमारा। तो निश्चित तौर पे y से भाज्य होगा, ये कंडीशन तो सब में लागू होते हैं, यानी कोई भी संख्या अपने आप से भाज्य हो जाती है। देखिए y बट्टा y इक्वल टू कट जाता है, तो ये आपका स्वतुल्य है, ध्यान रखिएगा, ये स्वतुल्य है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आता है कि y x से भाज्य है। अब यहाँ पे डिफाइन करना है कि जब y x से भाज्य है तो क्या x y से भाज्य होगा। इसको भी एग्जांपल्स के तौर पे देख लेते हैं। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो 4 2 से तो भाज्य है, लेकिन क्या 2 4 से भाज्य होगा? नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, इसलिए ये सममित नहीं है, ये सममित नहीं है। अब हम बात करते हैं संक्रामक की, ठीक है, संक्रामक की। तो जब y x से भाज्य है, यानी मान लीजिए कि 4 2 से भाज्य है, और मान लेते हैं कि आपका z जैसे 8 भी है, सपोज करिए कि 6 है, 6 2 से भाज्य, यानी कि z भी इससे भाज्य है, फिर भी आपका 4 जो है
6 से भाज्य, यानी कि y z से भाज्य नहीं है, यानी तीसरा कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं ये संक्रामक भी नहीं है। बट हमारे पास एक और कंडीशंस आ रहा है। एक और कंडीशंस ये है कि हमको पहले ही दे दिया है a बराबर 1 2 3 4 5 6, तो इसी में से तीसरा कोई कंडीशन मान लेते हैं, ठीक है। तो तीसरे कंडीशंस में कोई भी हो, जैसे 4 2 की बात करें, ठीक है, 3 1 की बात करें, तो ये विभाज्य हो जाते हैं, भाज्य हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में जब ऐसे शर्तें दे देती है तो हमारा सवाल पॉजिटिव हो जाता है। ऐसे कंडीशन में कह सकते हैं ये संक्रामक है, ठीक है। तो आपने देखा 3 सवाल, बाकी हम चाहें कुछ बाकी 2 नंबर से क्वेश्चंस बताने वाला हूं, तो आप देख सकते हैं 1.1 का 2 से 8 नंबर तक के क्वेश्चन बताएंगे। ये पहला क्वेश्चन है, यानी दूसरा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं में समुच्चय R में R बराबर a, b ऐसा कि a इज लेस देन b स्क्वायर से परिभाषित है, जो कि न तो स्वतुल्य, न सममित और न संक्रामक है। तो यहाँ पे हमको सिद्ध करना है इस चीज को। तो a, b ऐसा कि a इज लेस देन b स्क्वायर R बराबर दिया हुआ है, हमको दिखाना है कि न स्वतुल्य, न सममित, न संक्रामक है। तो देखिए स्वतुल्य होने का शर्त है कि दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है a इज लेस देन b स्क्वायर और दोनों यहाँ सेम होगा, तो हम कहेंगे कि ये स्वतुल्य है। तो ये संभव नहीं है ना कि a इज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर, यानी कोई संख्या अपने आप के वर्ग से बराबर या छोटा थोड़ी होता है, ये स्वतुल्य नहीं है। अब हम पुनः सममित की बात करें तो a इज लेस देन b स्क्वायर दिया हुआ है और सममित होने का शर्त यह है कि चेंज करे तो कोई फर्क नहीं आना चाहिए, यानी b इज नॉट लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर, ये शर्त को लागू नहीं कर रहा है। अब हम तीसरे पे चल रहे हैं, a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर दिया हुआ है, मान लेते हैं कि b इज लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर है, लेकिन अब तीसरे कंडीशंस में जाएंगे, a नॉट इक्वल टू लेस देन c स्क्वायर, यानी ये संक्रामक भी नहीं है। अब हम तीसरे क्वेश्चंस पे जाएंगे, न स्वतुल्य है, न सममित, न संक्रामक है। जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 ये समुच्चय दिया हुआ है में r बराबर a, b ऐसा कि b बराबर a+1 द्वारा परिभाषित न स्वतुल्य है, सममित और संक्रामक है, हमको जांच करना है, ठीक है। तो देखिए चूंकि दिया हुआ है रिलेशन b बराबर a+1, यानी अगर हम a और b दोनों को सेम कर दे तो a नॉट इक्वल टू a+1, कोई संख्या अपने आप से एक अधिक थोड़ी हो सकता है, यानी ये रिलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये स्वतुल्य नहीं है, ठीक है, ये स्वतुल्य नहीं है। अब हम b बराबर a+1 है तो a बराबर b+1 करके देखें, यानी इनके स्थान को चेंज करें तो ये रिलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा है, संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो ये आपको हम कह सकते हैं कि सममित नहीं है। आगे हम बात करें, अगर b बराबर a+1, यानी एग्जाम्पल देख रहे हैं 3 बराबर 2+1 लिखने के, तो हम c बराबर b+1 लिख सकते हैं, यानी कि c की जगह पे 4 आ सकता है, 3+1 करेंगे। लेकिन क्या ये थर्ड ऑप्शन को ये फॉलो कर रहा है, c इक्वल टू a+1, यानी 4 इक्वल टू 2+1? नहीं फॉलो कर रहा है, ये संक्रामक भी नहीं है। आगे हम चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे। सिद्ध कीजिए कि R में R ऐसा कि a, b ऐसा कि a इज लेस देन b में परिभाषित संबंध R स्वतुल्य तथा संक्रामक है परंतु सममित नहीं है। अब हमको देखिए यहाँ पे सिद्ध करना है कि स्वतुल्य है किंतु सममित नहीं है, संक्रामक भी है, ये चीज़ हमको दिखाना है यहाँ पे। तो आपको दिया हुआ है R में R बराबर a, b ऐसा कि a इज लेस देन इक्वल टू b, यहाँ पे दिया हुआ है। जब हमको प्रूफ जो करना होता है ना वो आसान होता है सवाल। तो ये स्वतुल्य संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है, ये हमको दिखाना है। मान लीजिए a, b एलिमेंट R है और a b से छोटा है, तो कोई संख्या अपने आप से छोटा तो हो नहीं सकता, बट बराबर हो सकता है, या नीचे बराबर का भी चिन्ह दिया हुआ है। तो यहाँ a बराबर a को संतुष्ट कर रहा है, तो ये आपका स्वतुल्य है। a लेस देन b, यानी a b से छोटा है, b लेस देन a ये छोटा नहीं है, यानी ये सममित नहीं होगा। a इज लेस देन b, a b से छोटा है, b इज लेस देन c, यानी b c से छोटा है, तो a c से छोटा होगा, ये संक्रामक है, तो ये सिद्ध होता है। अब हम, ये सवाल था आपका। अब हम पांचवें सवाल की तरफ चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि R बराबर R में R बराबर a, b ऐसा कि a इज लेस देन इक्वल टू b के, यानी सेम पहले जैसा ही सवाल है। स्वतुल्य सममित संक्रामक को हल करना बहुत बड़ी बात नहीं है, सेम जैसा है, तो कोई पहला तीसरा और चौथा सवाल के जैसा है। यहाँ पे क्यू दे दिया हुआ है, तो a
ए इज लेस देन बी क्यू दिया हुआ है, तो मान लीजिए सवाल ए लेस देन बी क्यू दिया हुआ है, तो क्या, अब थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, मैं प्रेफर कर दूँ, लेकिन ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू दिया है, बट ए नॉट लेस देन इक्वल टू बी। ए की कोई संख्या अपने आप से घन का बराबर भी नहीं हो सकता है, छोटा तो हो सकता है लेकिन बराबर नहीं हो सकता, इससे समतुल्य नहीं है। अब हम ए इज लेस देन बी क्यू दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू बी क्यू दिया है, लेकिन बी क्यू नॉट इज लेस देन इक्वल टू ए होगा, यानी सम्मित नहीं है, फॉलो नहीं कर रहा है उसको। यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिया हुआ है, थोड़ा सा मान लेते हैं कि थोड़ा सा फॉल्ट है यहाँ पे, हम सुधार के दिखा रहे हैं आपको कि ए इज लेस देन 2 क्यू, ठीक है, ए इज लेस देन 2 क्यू दिया हुआ है, तो क्या 8 1 से छोटा होगा? नहीं होगा, ये सम्मित नहीं है। अब देखिए ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू दिया हुआ है, यानी बी इज लेस देन इक्वल टू सी मान लेते हैं, बट ये तीसरे स्टेज को फॉलो नहीं करेगा, इसलिए सकारात्मक भी नहीं है। जब ये तीनों नहीं है तो इसको हम तुल्यता संबंध भी कह सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे समुच्चय सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3, छठा नंबर सवाल है, 1 2 3 में r बराबर 1 2 2 1 द्वारा परिभाषित। देखिए ये 1 2 और 2 1 ऐसे ही क्लियर कर रहा है, दोनों के स्थान को चेंज कर रहे हैं तो संबंध में कोई फर्क, चूंकि हमारे पास 1 2 3 है तो दोनों के स्थान को चेंज करके दिया हुआ है। यहाँ पे r बराबर देख सकते हैं 1 2 2 1, यानी 1 1 2 2 3 3 इज नॉट एलिमेंट r है, ये समतुल्य नहीं है। 1 2 एलिमेंट r तथा 2 1 एलिमेंट r ये सम्मित है। 1 2 एलिमेंट r 2 3 नॉट एलिमेंट r, यानी कि 2 3 हमारे r में कहीं भी नहीं है, आप ऊपर देख सकते हैं 1 2 2 1 दिया हुआ है, तो ये संक्रामक भी नहीं है। अब हम 7वें क्वेश्चन की बात करें, सिद्ध कीजिए कि कॉलेज के समस्त पुस्तकों, यानी पुस्तक कुछ दिया हुआ है, उनके पेज की संख्या एक्स वाई मान लिया गया है, एक्स वाई बुक है जिनको पेज बुक में एक्स वाई पेज है, तो यहाँ दे रहा है कि एक्स और वाई बराबर है, तो दे रहा है कि एक्स का वाई, ऐसा कि एक्स तथा वाई में पेज की संख्या समान है, यानी एक्स और वाई बराबर दिया हुआ है, तो एक्स और एक्स भी बराबर होगा, कोई डाउट नहीं है, तो समतुल्य है। अच्छा, एक्स और वाई के पेज संख्या बराबर है, तो वाई और एक्स के भी पेज संख्या बराबर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है ना, ये क्रम विनिमय नियम का भी फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे हम इसको समित भी कहेंगे, ठीक है। अगर एक्स वाई के बराबर है और वाई को जेड के बराबर मान लेते हैं तो एक्स जेड के भी बराबर होगा, यानी ये संक्रामक भी है, और ये चूंकि तीनों को संतुष्ट कर रहा है, सुतुल्य समित संक्रामक, इसलिए ये तुल्यता संबंध है। वीडियो में 1.1 के हम 7 नंबर तक के क्वेश्चंस को हल कर दिए थे। यहाँ पे हमारा 8वां क्वेश्चन दिख रहा है, सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 में r बराबर a माइनस बी सम है द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। यहाँ पे a बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 में, r बराबर a कमा बी, ऐसा कि a माइनस बी एक सम है, तो कहने का मतलब है कि a हमारे पास 1 2 3 4 5 है, तो निश्चित तौर पे हमारे पास जो r आ रहा है 1 3 1 5 1, ये 3 5 और 2 4 होंगे, ताकि इन दोनों के बीच हम संक्रिया करें तो हमें सम संख्या प्राप्त हो। तो ये चूंकि सम है तो समतुल्य होने का संबंध ये नहीं कि दोनों सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे a में एक लेस करेंगे तो हमको 0, यानी कि जो सम संख्या है तो समतुल्य है। यदि a में से b घटाते हैं तो भी सम आएगा, और b में से a घटाएंगे तो भी सम आएगा। कैसे? देखिए 1 में से 3 घटाएंगे तो 2 सम है, और 3 में से 1 घटाएंगे चूंकि मोड में है तो भी सम है, तो इस कंडीशंस को ये फॉलो कर रहा है, तो ये सम्मित है। इसके बाद आता है कि a में से b घटा रहे हैं तो भी सम आ रहा है, b में से c घटा रहे हैं तो भी सम आ रहा है। हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि c में से a घटाएंगे तो भी सम आएगा, जैसे 1 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, 3 में से 5 घटाएंगे तो भी 2 आएगा, 1 में से 5 घटाएंगे तो भी 4 आएगा, यानी तीनों सभी सम है। तो चूंकि ये स्वतुल्य समित संक्रामक तीनों को संतुष्ट करता है, इसलिए तुल्यता संबंध है। ये था 8 नंबर क्वेश्चन। अब हम आपको देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए समुच्चय a बराबर x एलिमेंट z, ऐसा कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2l में दिए गए सभी संबंध r में से प्रत्येक तुल्यता संबंध है। यानी पहला हमारा दिया हुआ है r इक्वल टू a कमा b, ऐसा कि a माइनस बी 4 के गुणज है, और a कमा b ऐसा कि a इक्वल टू b। तो हमें दिखाना है कि ये जो r है दोनों में तुल्यता संबंध है। तो आइए हम हल करते हैं इसको। देखिए हमको दिया हुआ है a इक्वल टू x एलिमेंट z, ऐसा कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2l।
इसका मतलब हुआ कि ए बराबर हमको जो दिया है 0 1 2 3 डॉट डॉट 12 तक, चूँकि यहाँ पे इक्वल टू का भी चिन्ह है तो हम इनको लेके लिखेंगे, ठीक है। अब हमको आर बराबर जो दे रहा है, चूँकि आर बराबर जो दिया हुआ है ए कमा बी ऐसा कि मोड में ए माइनस बी इक्वल टू 4 का गुणज है। अब देखिए, जब ए माइनस बी इक्वल टू 4 के गुणज, आप नोटिस करिएगा इस चीज़ को, कहने का मतलब है कि हमारे पास 1 0 1 2 3 से लेकर के 12 तक चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा रखते हैं, सपोज करिए कि यहाँ 1 रखते हैं और यहाँ 5 रखते हैं, कितना आ गया, 4 आ गया। तो निश्चित तौर पे अगर 5 में से 1 घटाएंगे तो भी 4 आएगा, सॉरी यहाँ अगर 1 में से 5 घटा रहे हैं तो 0 आ रहा है, लेकिन 1 में से 1 घटाएंगे, सॉरी 4 आ रहा है, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो ये भी सम है, 4 का गुणज है, और 0 एक ऐसा संख्या होता है जो सभी के गुणज होता है, ठीक है। तो ये इसके गुणज है, यानी लिख सकते हैं कि a माइनस ए इक्वल टू 0 भी 4 के गुणज हैं। तो ये आपको पता है कि जब दोनों सेम होंगे तो हम उसे स्वतुल्य कहेंगे, यानी ये स्वतुल्य है, ठीक है। ये आपका स्वतुल्य है, ठीक है। अब हम बात करें पुनः कि ये दिया हुआ है ए माइनस बी इक्वल टू 4 के गुणज, ठीक। तो निश्चित है कि b माइनस ए भी 4 का ही गुणज होगा, यानी इनके प्लेस को चेंज कर रहे हैं तो हमारे रिलेशन में कोई फर्क नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्या है, सममित हैं, सममित हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं संक्रामक की तरफ। हाँ, मान लीजिए दिया हुआ है r बराबर ए माइनस बी इक्वल टू 4 के गुणज। तो a माइनस बी बराबर 4 के गुणज, ठीक है, और b माइनस सी बराबर 4 के गुणज मान लेते हैं। यहाँ कोई ऐसा अंक है जिनको घटाने पे 4 के गुणज आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देख सकते हैं 1 माइनस 5। अब यहाँ 5 b के जगह पे 5 है, तो हम यहाँ b के जगह पे 5 लिख दें और कुछ ऐसा लिखे जो सी के 4 के गुणज आ जाए। चलिए हम यहाँ पे 7 लिख देते हैं, नहीं 7 नहीं लिखेंगे, 13 लिख देते हैं। तो ये भी 4 के गुणज आ रहा है, ये भी 4 के गुणज आ रहा है। तो निश्चित तौर पे अगर एक में 13 से संक्रिय करें, यानी a माइनस सी करें, तो भी ये 4 के गुणज ही होगा, यानी 1 माइनस 13 इक्वल टू 12, ये भी 4 के गुणज होगा। तो ये क्या है, इसलिए इसको हम संक्रामक बोलेंगे, ठीक है। ये संक्रामक है। और आप जानते हैं कि जब स्वतुल्य सममित संक्रामक होगा, यानी जब स्वतुल्य सममित संक्रामक होगा तो ये तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध होगा। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन और भी दिया हुआ था, उसको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है r इक्वल टू ए कामा बी ऐसा कि a बराबर b। तो ये तो बहुत सिंपल है भाई, कि जब a बराबर b है तो आपका a बराबर a रिलेशंस को फॉलो कर रहा है, यानी ये स्वतुल्य है, हैं? अच्छा, जब a बराबर b दिया हुआ है और b बराबर a करे तो कोई रिलेशन में फ़र्क नहीं आएगा, यानी ये सममित है, ठीक है। और हम अगर बात करें कि a बराबर b और b बराबर c मान लें, तो निश्चित है कि a बराबर भी c होगा, यानी ये कि संक्रामक है, ठीक है। तो जब तीनों है तो उसको क्या बोलेंगे, तुल्यता, ठीक है। तो ये था आपके 9 नंबर क्वेश्चंस। आगे देखते हैं 10वें क्वेश्चंस को। देखिए, संबंधों के उदाहरण दीजिए, यानी सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य न ही संक्रामक हो। तो आप एनसीईआरटी का बुक ही उठाइए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपने हल किया। संक्रामक हो, स्वतुल्य न हो, सममित न हो, स्वतुल्य सममित हो परंतु संक्रामक न हो। तो आपको कुछ ऐसे उदाहरण देने हैं अपने मन से, आंसर कुछ भी हो सकता है, तो आपको अपने मन से कुछ ऐसा उदाहरण देना है जो इन शर्तों को वो लागू करता हो। तो 10 नंबर क्वेश्चंस आपके 1 से लेकर के 9 तक के क्वेश्चंस में आंसर छिपा हुआ है, आप वहाँ से कोई भी उठा करके देख सकते हैं। चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चंस की बात करें। सिद्ध कीजिए कि किसी समतल, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको और दिखे।
सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r बराबर पी क्यू बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है द्वारा प्रदत्त तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि P नॉट इक्वल टू 0 से संबंधित समुच्चय P से होकर जाने वाली वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पे है। तो पहला हमें PQ को लेकर के तुल्यता संबंध स्थापित करना है। आइए शुरू करते हैं। यानी हमको दिया हुआ है आपका 11 नंबर क्वेश्चन के लिए कि एक तल है और यहाँ पे ये मूल बिंदु है। मान लीजिए कि यहाँ पे मूल बिंदु O है और यहाँ पे बिंदु P है और यहाँ पे बिंदु Q है। तो वो कह रहा है कि यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से इसकी दूरी बराबर है। तो क्या ये तुल्यता संबंध है? यानी हमको R बराबर जो दिया है कि PO बराबर OQ। अच्छा, जब ये दोनों बराबर हैं तो कोई भी संख्या अपने आप के बराबर होता है कि नहीं? PO बराबर PO हो सकता है। तो जब ये दोनों सेम हैं तो ये क्या बोलेंगे? इसको स्वतुल्य बोलेंगे। अच्छा, पुनः अगर PO बराबर OQ दिया है तो OQ बराबर OP भी होगा कि नहीं? दोनों को चेंज करते हैं तो रिलेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। दोनों को चेंज करने पर भी रिलेशन में कोई फर्क नहीं आएगा, इसलिए ये सममित हैं। अच्छा, अब आता है कि अब हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई तीसरा बिंदु हम R मान लेते हैं जो इन दोनों के बराबर है, दोनों से बराबर है। ठीक है, तो वो शर्त, चूँकि तीसरे कंडीशन को तो मानना पड़ता है हमेशा, तो OP बराबर OQ दिया है और OQ के बराबर हम मान लेते हैं OR। ठीक है, तो निश्चित ही OP के बराबर OR होगा। अच्छा, ये जब तीनों संतुष्ट करता है इसलिए क्या बोलेंगे इसको? ये संक्रामक है। ठीक है, और जब तीनों हैं तो इसको क्या बोलेंगे? तुल्यता। जब स्वतुल्य समित संक्रामक तीनों हो तो उसको हम तुल्यता बोलते हैं। ये था आपका 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें और दिया हुआ है कि P नॉट इक्वल टू 0 से संबंधित बिंदु P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पे है। तो हो सकता है, देखिए अब हम यहाँ पे जो 3 बिंदु लिया हुआ है ऐसे 0 और यहाँ Q है, ठीक है, और ये दोनों बराबर है तो सिंपल है। अब हम इसका प्रतिच्छेदी निकालेंगे और इसका प्रतिच्छेदी निकालेंगे और बिंदु हमको कोई ना कोई मिल जाएगा और एक जो वृत्त खींचेंगे यहाँ से होके जाएगा, तो इसको अंक के रूप में प्रूफ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हाँ किया भी जा सकता है क्योंकि जब ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं कि OP बराबर OQ और आपका O00 केंद्र है तो निश्चित ही OP और OQ क्या होगा? त्रिज्या होगी। ठीक है, त्रिज्या होगी तो निश्चित तौर पे OP और Q से होके जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल था ये। बाकी हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। देखिए, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों में समुच्चय A में R T1 T2 के समरूप हैं द्वारा परिभाषित संबंध R के तुल्यता संबंध है। तो त्रिभुजा 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजा 5, 12 और 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 और भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार करें। T1, T2, T3 में कौन सा समुच्चय परस्पर संबंधित है? सबसे पहले हमें यहाँ फोकस करना है कि T1 और T2 दो समरूप हैं। तो जब समरूप हैं तो निश्चित है कि कोई भी त्रिभुज अपने आप के समरूप होता है। यहाँ पे इसको हल करते हैं। देखिए, यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं कि हमारे पास दो त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है। ये T1 है और ये T2 है। तो हमारा R क्या है? ये R बराबर T1 T2 ऐसा कि T1, T2 क्या है? समरूप है। ठीक है, तो देखिए जब ये समरूप हैं तो हम लिख सकते हैं कि T1 समरूप T2 तो T1 समरूप T1, यानी कोई त्रिभुज अपने आप के समरूप हो सकता है, इसलिए ये स्वतुल्य है। ठीक है, ये स्वतुल्य है। पुनः अगर T1 समरूप T2 दिया हुआ है तो निश्चित तौर पे T2 समरूप T1 हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिलेशन में, तो ये आपका सममित हो जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं पुनः कि T1 समरूप T2 दिया हुआ है
और हम T2 के समरूप कोई तीसरा मान लेते हैं, तो निश्चित है कि T1 और T3 में क्या होगा, T1 और T3 भी समरूप होगा। इसलिए ये दोनों जब समरूप है, इसको हम मान ही लेते हैं, तो ये तीसरा को फॉलो करेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। ठीक है, और जब ये तीनों को संतुष्ट करेगा, स्वतुल्य सम्मित संक्रामक, तो ये आपको कौन सा हो जाएगा, तुल्यता हो जाएगा। ठीक है, तुल्यता संबंध है। अब यहाँ पे एक और दिया हुआ है कि T1 में भुजा दिया हुआ है। देखिए T1 के लिए दिया है 3 4 5, 3 4 5। T2 के लिए दिया है 5 12 13, 5 12 13, और T3 के लिए दिया है 6 8 10, 6 8 10। अब आपसे पूछ रहा है कि तीनों में क्या संबंध है। देखिए यहाँ 5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर को संतुष्ट कर रहा है, यानी पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है ना। 3 के 9 थोड़ा 25 आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें 13 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये भी संतुष्ट कर रहा है पाइथागोरस प्रमेय को। 12 12 144, 25 25 13 169 दोनों से आ रहा है। और यहाँ पे देखें तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये भी पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है। तो ये क्या है, मतलब T1 T2 T3 क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है और सबकी भुजाएं समानुपाती भी हैं, इसलिए T1 T2 T3 में तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। तो ये था आपका 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर को मैंने डील किया। ये 13 नंबर सवाल भी सेम है। सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में R बराबर P1 P2 P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। यानी त्रिभुज की बात हो रही है, मतलब बहुभुज की बात हो रही है। तो इनकी जो भुजाओं की संख्या समान है तो P1 P1 के बराबर होगा, P1 P2 के बराबर हो जाएगा। तो P1 P1 के बराबर होता है स्वतुल्य, P1 P2 और P2 P1 बराबर होगा तो सममित। अच्छा, P1 P2 के बराबर होगा, P2 P3 के बराबर होगा तो P1 P3 भी बराबर होगा। तो ये आपका तुल्यता संबंध है, पक्का ये फाइनली है कि तुल्यता संबंध है। अब करेंगे 3 4 5 लंबाई वाले त्रिभुजों वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित A के सभी अवयव का समुच्चय ज्ञात करें। तो A जो हो गया बहुभुज हो गया और ये हो गया त्रिभुज, तो इनसे संबंधित की बात कर रहा है, तो ये समकोण त्रिभुज को निरूपित कर रहा है। तो इसमें से केवल और केवल एक समकोण त्रिभुज निकल सकते हैं। ठीक है, इनका समुच्चय होगा कि समकोण त्रिभुज, केवल समुच्चय में लिखे जाएंगे। तो आप इसको हल करेंगे, दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालेंगे। 14 15 और ये 16, हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा 14 15 16 को हल करें। ये देखिए, ये वीडियो केवल ऐसे ही नहीं बनाया जा रहा है, ये वीडियो आपको क्लास के लिए बनाया जा रहा है ताकि आप पढ़ें इसको, और जहाँ दिक्कत हो आप हमें कमेंट करें। और ये तीसरा वीडियो हमारा था। आज हम 1.1 को कंप्लीट कर दिए, आगे हम पढ़ेंगे 1.2 को, जो कि अगले वीडियो में जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।